जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारी कामयाबी में रुकावट नहीं बनना चाहती। दीक्षा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, लेकिन आकाश तब भी नहीं माना तो उसने उसे अपनी कसम दे दी, जिससे आकाश को मजबूरी में जाने के लिए हाँ कहनी पड़ी। वह हमेशा उसके लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन दीक्षा खुद को उसका मुंह समझने लगी थी। अगर आकाश उसके लिए अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज करता तो वह शायद उसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहती। उनकी पूरी रात आंखों में कटी थी। दीक्षा पूरी रात अपनी नम आंखों से अपने पापा को अंदर बैठ पर बेजान लेटे हुए देखती रही। वह जब उन्हें छोड़कर गई थी तब वह बिल्कुल ठीक थे और आज यूं मशीनों से घिरे हुए हैं। दीक्षा जितना खुद को रोकती उतनी ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। आकाश भी नहीं था उनके पास, लेकिन उसे खुद को खुद ही संभालना होगा। यह लड़ाई उसकी अकेली की है। वह इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। उसे अब टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार था। दीक्षा की बुआ आई थी तो उसने बानी को उनके साथ भेज दिया था। दीक्षा अपनी मम्मी को बेंच पर बैठाकर अपने धड़कते दिल के साथ डॉक्टर के कबीले में चली गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसके पापा को कल से होश नहीं आया था, जिससे उसका डर और बढ़ गया था। मिस दीक्षा, आपके फादर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जल्द से जल्द हार्ट सर्जरी करनी होगी, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर के कहे यह शब्द और दीक्षा ने कुर्सी को पकड़ लिया। सर्जरी दीक्षा के कांपते होठों से सिर्फ इतना ही निकला, जी, और वह भी आज रात को ही करनी होगी। कल सुबह मुझे अर्जेंटली शहर से बाहर जाना है। आप सोचकर फॉर्म पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गई और दीक्षा वहीं बैठी रह गई। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सर्जरी के लिए काफी पैसे चाहिए होंगे और उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। वह कहाँ से पैसों का इंतजाम करेगी। दीक्षा ने बाहर आकर रिसेप्शन से सर्जरी के बारे में और उसके खर्चे के बारे में सब कुछ पूछ लिया। उन्होंने पूरे 22 लाख का खर्च बताया था। दीक्षा की मम्मी ने पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। दीक्षा बेटा, हम 22 लाख कहाँ से लाएंगे? आप फिक्र मत करो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? दीक्षा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ भी नहीं होगा। दीक्षा ने उनकी बात काटकर दृढ़ता से कहा, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। नर्स ने आकर बताया था कि वह जितना लेट करेंगे उतनी ही उनकी मुश्किल बढ़ेगी। बानी हॉस्पिटल आई तो उन सब ने कुछ देर के लिए दीक्षा को घर भेज दिया। दीक्षा तो जाने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन उसकी मम्मी ने जबरदस्ती उसे भेज दिया। दीक्षा घर आ गई, लेकिन पैसों का इंतजाम करें यह उसे समझ नहीं आ रहा था। एक पल को उसके दिल में आकाश का ख्याल आया, लेकिन फिर उसने यह सोचकर इस ख्याल को झटक दिया कि वो उससे और एहसान नहीं ले सकती। उसे अब धीरे धीरे करके उसे दूरी बनानी होगी। वह अब उसकी दोस्ती के काबिल भी नहीं रही है। दीक्षा ने कॉपी उठाई और उसमें लिखे अपने जानने वालों के नंबर निकालकर उनसे पैसे उधार मांगे, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं हुआ। वह अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह मुसीबतों से घिर चुकी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैसों का इंतजाम करें। हर गुजरता लम्हा उसके डर और घबराहट को बहा रहा था। वह अपने पापा को खोना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी अपनी फैमिली फोटो पर गई तो आंखें गीली हो गई। उसने उसे उठाकर अपने पापा के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर उसे सीने से लगाकर रो दी। माँ बाप का साया सर पर होता है तो जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं लगती जितनी उनके बिना रहने पर होती है। दीक्षा ने अपने आंसू पूछे और कुछ सोचकर अपने कमरे में चली गई। उसका बैग वहीं रखा हुआ था। उसका बैग आकाश ने घर पहुंचा दिया था। दीक्षा ने बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकाल दिया। वो बहुत बेताबी से उसमें रखी कोई चीज खोज रही थी। कुछ देर बाद उसे एक छोटी सी पॉकेट दिखी तो उसने वह निकाल ली और उसमें रखा चेक निकालकर एक बार फिर उस पर लिखे उस शख्स के नाम को पढ़ने लगी। उसकी बर्बादी का कारण था। दीक्षा की नज़र उस कागज के टुकड़े पर लिखे शब्दों पर भी गई, लेकिन आज वह बिना किसी भाव के उन शब्दों को पढ़ रही थी। आज उसे पढ़कर उसे नफरत का एहसास नहीं हुआ था। आखिरकार उन शब्दों में लिपटी किसी सोच से ही तो वह पापा की जिंदगी खरीदने जा रही थी। वह जो खो चुकी है उसे तो वह दोबारा नहीं मिल सकता, लेकिन वह अपने पापा को नहीं खो सकती। उसके सेल्फ रेस्पेक्ट उसके पापा की जिंदगी से भरकर नहीं है। दीक्षा ने गहरी सांस लेकर उस चेक को पर्स में रखा और फिर फटाफट बाथरूम में जाकर कपड़ा
बदलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि यह चेक खराब ना हो। उसने हॉस्पिटल आकर सबसे पहले चेक पर 22 लाख का अमाउंट भरा और रिसेप्शनिस्ट के पास जमा करवा दिया और साथ ही सर्जरी के फॉर्म पर भी साइन कर दिया। जब नर्स ने आकर कहा कि 1 घंटे बाद उसके पापा की सर्जरी होगी, तब जाकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली थी। उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, जिसे उतारने के लिए उसने अपने जमीर से सौदा कर लिया था। वह मम्मी पापा की सर्जरी का खर्च इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी उठा रहे हैं, हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। दीक्षा की मम्मी ने पैसों के बारे में पूछा तो उसने साफ झूठ बोल दिया। अंजना जी ने भी ज्यादा नहीं सोचा, उन्हें इस वक्त सिर्फ अपने पति के ठीक होने की चिंता थी। वो सब अब सिर्फ श्रीकांत जी के ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रहे थे। करीब 8 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए तो दीक्षा और बाकी सब उनके पास चले गए। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है, सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। जो सुनकर उन सब ने राहत की सांस ली थी। दीक्षा पूरी रात हॉस्पिटल में ही रुकी। उसके बहुत कहने पर अंजना जी और बानी घर गए थे और सुबह होते ही तुरंत वापस आ गई। वो सब बेसब्र से श्रीकांत जी के ठीक होने के इंतजार कर रहे थी। कुछ घंटों बाद जब उन्हें होश आया तो उन सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। वह तीनों एक एक करके उनसे मिलने गई। दीक्षा सबसे बाद में गई और अपने पापा के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उन्हें महसूस करती रही। अपने पापा को खो देने का डर अभी भी उसकी आंखों में देखा जा सकता था। श्रीकांत जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ बेटा, वो धीरे से बोले तो दीक्षा ने अपनी नम आंखों से उन्हें देखा। मुझे पता है आप ठीक हो और आपको ठीक होना ही पड़ेगा हम सबके लिए, समझे आप? दीक्षा रूठते हुए बोली तो वह कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब आप रेस्ट करो। दीक्षा ने धीरे से उनका हाथ बेड पर रखा और फिर रूम से बाहर चली गई। उसे सुकून था कि उसके पापा अब ठीक है। 1 हफ्ते बाद वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। इसे पूरे हफ्ते दीक्षा और बाकी सबने उनका बहुत ख्याल रखा। आकाश भी अपना काम खत्म करके वापस आ गया था, लेकिन उसने नोटिस किया था कि दीक्षा उससे दूर दूर रहने लगी थी। वह शायद अपने पापा की हेल्थ को लेकर परेशान है। यही सोचकर वह कुछ नहीं बोला। दीक्षा ने मुंबई जाकर जॉब करने का ख्याल भी छोड़ दिया था। वह अब अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ बदल चुका था। वह पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी, ना कोई ख्वाहिश बची थी और ना ही कोई सपना। सबके सामने तो वह खुद को खुश रखने का दिखावा कर लेती, लेकिन अकेले में उसे फिर उसी रात का दर्द घेर लेता था। वह अब आकाश से भी दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि वह खुद को उसका कसूरवार समझती थी। अकेले में दीक्षा के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमता था, वो था सक्षम बजाज। लाखों कोशिशों के बाद भी वो उसका चेहरा याद नहीं कर पाई थी। कुछ धुंधली सी यादें थी जिन्हें याद कर वह खुद में ही सिमट जाती थी, लेकिन फिर भी वह लगातार सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर कैसे वह किसी के रूम में पहुंची। क्या वह खुद वहां गई थी या कोई जबरदस्ती उसे वहां लेकर गया था? दीक्षा बेड पर लेटी उसी रात के बारे में गहराई से सोचे जा रही थी। सोचते हुए उसकी बल्कि भारी होने लगी और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसका ज़हन उन्हीं बातों को याद किए जा रहा था। सोचते सोचते ही वह सो गई। वो गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक उसके चेहरे पर बेचैनी झलक लगी। वह शायद कोई सपना देख रही थी। आधी रात को अचानक दीक्षा की नींद खुल गई और वो उठकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। उसने एक सपना देखा था जिसमें कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वह उस आदमी से बचने के लिए एक रूम में चली गई। इसके आगे वह और कुछ नहीं देख पाई। उसने पानी का गिलास उठाया और उसे एक ही सांस में पी गई। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सी बातें अब उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। यह कोई सपना नहीं बल्कि उस रात की आधी हकीकत थी। वह हर एक बात को आपस में जोड़ती रही और कुछ ही पलों बाद सब कुछ उसके सामने आईने की तरह साफ था। सुबह दीक्षा जल्दी ही उठ गई, या यूं कहे कि उसे सारी रात नींद ही नहीं आई थी। वो अपनी मम्मी को मंदिर जाने का कहकर घर से निकल गई। कुछ ही देर बाद वह चारू के घर के सामने थी। आंटी चारू कहाँ है? दीक्षा ने अंदर आकर उसकी मम्मी से पूछा। अरे बेटा, तुम तो जानती हो उसे लेट तक सोने की आदत है, अभी तक सो रही है। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे उससे कुछ बात करनी है।
आप उसे उठा देंगी प्लीज बेटा, मैं तो 2 बार जगाने जा चुकी हूँ, लेकिन मजाल है कि वो उठ जाए। ऐसा करो तुम खुद ही उसके रूम में चली जाओ, चारू की मम्मी ने कहा तो दीक्षा सिर हिलाकर चली गई। वो चारू के कमरे में आई तो देखा कि वह अभी भी सो रही थी। दीक्षा उसके पास जाकर खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चारू, दीक्षा ने उसे आवाज दी तो चारों तरफ बदलकर सो गई। सोने दो ना मम्मी, चारों की अलसाई सी आवाज आई। तुम्हें जितना सोना है सो लेना, लेकिन उससे पहले उठकर मेरे सवालों के जवाब दो। दीक्षा ने उस पर से कंबल हटा दिया। दीक्षा तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? चपिया बुटक बैठ गई, अपने सवालों के जवाब लेने आई हूँ। दीक्षा सपाट लहजे में बोली, कैसे सवाल, क्यों किया तुमने मेरे साथ यह सब? दीक्षा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल पूछा तो चारों ने हैरानी से उसे देखा। क्या किया है एने? यह तो तुम ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो यार। दीक्षा, ये सुबह सुबह पहेलियां बुझा रही हो, साफ साफ कहो ना क्या बात है। ठीक है, फिर साफ साफ बात कर लेते हैं। यह बताओ कि वैलेंटाइन वाले दिन पार्टी में तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? दीक्षा ने सीधा सवाल किया तो चारों थोड़ा हड़बड़ा गई। ये कि तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाऊंगी? यह तो तुम बताओ ना कि क्या मिला तुम्हें यह सब करके। दीक्षा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ठीक कह रही हो तुम, गलतफहमी में ही तो जी रही थी आज तक, जो तुम्हें हमेशा अपने दोस्त समझती रही, लेकिन तुम तो किसी दोस्ती तो क्या दुश्मनी के भी लायक नहीं हो। दीक्षा ही काट से बोली। दीक्षा, पागल हो गई हो क्या? यह क्या नापशना आप बोले जा रहे हो? चलो मान लिया कि तुमने कभी मुझे अपना दोस्त समझा ही नहीं, लेकिन तुम कम से कम मुझे एक इंसान तो समझ सकती थी ना। एक लड़की होकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए तुम हैं जरा भी शर्म नहीं आई? कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी अपनी दोस्त ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दीक्षा, में क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? चारू, जो तुमने मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत की, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तुमने मेरे साथ किया है। आखिर क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? दीक्षा इस बार गुस्से में चीख पड़ी थी। आकाश बहुत प्यार करता है न तुमसे, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का उसे पूरा हक है। तो क्या तुमने उसे बताया कि तुम पूरी एक रात किसी और के साथ बिताकर आए हो? चारों के सवाल पर दीक्षा ने हैरान से उसे देखा। वो तो चलकर उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और आकाश की पहनाई हुई अंगूठी उसे दिखाते हुए बोली, यह अंगूठी बहुत चुप रही थी मेरी आंखों में, और अब लगता है कि तुम्हारी आंखों में भी खटक रही होगी। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? चारू, तुम्हें याद है कॉलेज की वो पहली मुलाकात? तुमने सबके सामने मुझे ह्यूमल किया और फिर उसके बाद माफी मांगने का झूठा दिखावा भी किया ताकि सबकी नजरों में महान बन सको। लेकिन पता है क्या, मुझ पर तुम्हारी उस झूठी माफी का कोई असर नहीं हुआ था। दीक्षा, सिर्फ एक छोटे से झगड़े की वजह से तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दीक्षा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बात का बदला चार ने उससे इस तरह लिया था। वह सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा नहीं था दीक्षा, मेरी एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी जो तुमने की थी, और मैंने उसका बदला तुमसे सूद समेत ले लिया है। तुम्हें अपनी ही नजरों में गिराकर चारों अपने दिल में उसके लिए भरा जहर उगल रही थी, और दीक्षा बस हैरान से उसकी बातें सुने जा रही थी। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था उसे तो तुमने खुद के करीब आने नहीं दिया, उससे बचकर तो तुम भाग निकली। तो फिर कौन था वह खुश नसीब शख्स जिसके साथ तुम पूरी रात थी? चारों की बात सुनकर दीक्षा सन रह गई। वैसे कैसा लगा था तुम्हें उस वक्त? तुमने आज तक आकाश को एक किस्सा करने नहीं दी और एक अनजान के साथ पूरी रात। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही दीक्षा ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा चढ़ दिया। दीक्षा ने उसे देखा, वो गुस्से से पूरी तरह कांप रही थी। यह देखकर चारू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें बहुत गुरूर था ना अपनी और आकाश की दोस्ती पर, लेकिन क्या फायदा हुआ इस दोस्ती का? तुम्हें तो नहीं बचा पाया ना वो, और अब तुम भी अपनी दोस्ती को नहीं बचा पाओगी। तुमने आकाश को अभी तक कुछ नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सच जानने के बाद तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करेगा वो। चारों ने अपना फोन उठाकर कहा तो दीक्षा ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीन लिया। मुझे ना अब तक तुम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तरस आता है यह सोचकर कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तुम्हें मेरे साथ वह झगड़ा तो याद रहा, लेकिन मेरी और आकाश के सच्ची दोस्ती याद नहीं रही। वो वक्त याद नहीं रहा जब हमने तुम्हें अपना सच्चा
दोस्त समझा था तुमने जो किया है चारू उसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी और उस दिन ना आकाश तुम्हें माफ करेगा और ना मैं, दीक्षा ने अपने नमा आंखों से उससे कहा और उसका फोन उसके हाथ में थमा कर जाने के लिए पलट गई, लेकिन फिर कुछ कदम चलकर वो रुक गई और उसने पलटक चारों को देखा, वो भी उसे देखे जा रही थी। और हाँ एक बात और सुन लो चारू, छूट और फरेब तुम्हारे खून में दौड़ता होगा, मेरे नहीं। तुम क्या काश को कुछ भी बताओगी? खुद उसे सब कुछ सच सच बताऊंगी और उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, क्योंकि तुम्हारी तरह छोटे रिश्ते जोड़ने की आदत नहीं है मेरी। दीक्षा अपनी बात कहकर जा चुकी थी, लेकिन चारों के चेहरे पर अब टेंशन झलक नहीं लगी थी। वो दीक्षा के साथ वह सब अपने गुस्से में कर तो बैठी थी, जिसका एहसास उसे अब जाकर हो रहा था। उसने दीक्षा के ड्रिंक में कैसी दवा मिला दी थी जिससे दीक्षा खुद ही किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना सके। चारू अपने गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि उसने दवा का ओवरडोज दीक्षा के ड्रिंक में मिला दिया, जिसके असर से दीक्षा खुद ही सक्षम के करीब चली गई थी। दीक्षा चारू से के घर तो आ गई थी, लेकिन अब उसका दिल बहुत जोर जोर से रोने को कर रहा था। उसकी जिंदगी एक के बाद एक परेशानियों से घिरी जा रही थी। क्या गलती थी उसकी जो चारों ने दोस्ती की आड़ में उसे इतना बड़ा धोखा दिया? एक बार यह भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीक्षा सड़क किनारे पड़ी बेंच पर बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। दीक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। एक के बाद एक इतने बड़े तूफान उसकी जिंदगी में आ गए थे कि उसे संभालने तक का वक्त नहीं मिला था। उसकी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त याद करके वो बस सोई जा रही थी। दीक्षा सड़क किनारे लगी एक बेंच पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। वहां लोगों को आवाजाही भी कम थी। दीक्षा को रोता देख किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो दीक्षा ने सर उठाकर उसे देखा। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उस औरत ने पूछा तो दीक्षा ने अपने आंसू साफ कर लिए, लेकिन बोली कुछ नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगी? औरत ने कहा तो दीक्षा ने आंखों से ही उनसे सवाल किया, वो मंदिर देख रही हो, वहां तक अगर मुझे छोड़ आओगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस औरत ने कुछ दूरी पर थोड़ी ऊंचाई पर बने मंदिर की तरफ इशारा किया तो उनकी बात सुनकर दीक्षा फीका सा मुस्कुरा दी। आपके भगवान ने मेरा भला करना छोड़ दिया है? वो तल्खी से बोली, ऐसा क्यों कहती हो? क्या पता वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो? तो यह परीक्षा खत्म क्यों नहीं होती? उसकी आंखें फिर नम हो गई थी। लगता है तुम्हारा मन बहुत विचलित है, तब तो तुम्हें जरूर मेरे साथ चलना चाहिए। वहां चलकर तुम्हारे मन को जरूर शांति मिलेगी। दीक्षा को भी उस औरत की बात ठीक लगी तो वो उस औरत के साथ मंदिर की तरफ चल दी। उस औरत के घुटनों में दर्द था, जिस कारण वो अकेली मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, तो उसने दीक्षा को साथ चलने के लिए कहा। मंदिर में आकर दीक्षा के मन को बहुत शांति मिली थी। मंदिर में सत्संग था तो वो औरत वहीं रुक गई। दीक्षा ने भगवान के दर्शन किए और फिर मंदिर से बाहर आ गई। उसे यहाँ आकर थोड़ी हिम्मत मिली थी। अपनी जिंदगी में आई चुनौतियों का सामना करने की। दीक्षा घर आई तो दरवाजा बानी ने खोला तो वह उसे देखकर मुस्कुरा दी। अंदर से उसके पापा की हंसने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उसे अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अंदर आकाश बैठा था जो उसके पापा को शायद कोई किस्सा सुना रहा था, जिसे सुनकर उसके पापा खुश हो रहे थे। उसे देखकर दीक्षा को चारू के साथ हुई अपनी सारी बातें याद आ गई। उसका मन फिर से विचलित हो उठा था। यह लो अंकल, दीक्षा भी आ गई, आकाश बोला तो दीक्षा को मजबूर उनके पास आकर बैठना पड़ा। दीक्षा के चेहरे पर आई वो थोड़ी सी टेंशन आकाश ने भी नोटिस की थी। आखिर उसे बचपन से जो जानता था। पापा आपने अपनी दवाई ले ली क्या? दीक्षा ने पूछा तो श्रीकांत जी तुरंत हड़बड़ा कर उठ गए। बस बेटा, अभी लेने ही जा रहा था। वह चले गए, लेकिन दीक्षा बस उन्हें खोती रह गई। आकाश हंस दिया। पानी आकाश के लिए चाय लेकर आई तो दीक्षा वहीं बैठ गई। आपको पता है आकाश भैया दी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वह भी यही दिल्ली में। अब वह मुंबई नहीं जाएगी, पानी ने कहा तो आकाश ने पहले उसे और फिर दीक्षा को देखा, जो उसे एक नज़र देख भी नहीं रही थी। तुमने बताया नहीं कि तुम जॉब यही करोगी? टाइम नहीं मिला। आकाश की बात सुनकर दीक्षा ने सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा तो तुम मुझे अपनी सीवी सेंड कर देना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक दो जगह अप्लाई किया है
और कल मेरा इंटरव्यू भी है। तुम फिक्र मत करो। दीक्षा ने तुरंत मना कर दिया। वह आकाश का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। आकाश को उसका यूं मना कर देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। दीक्षा, कोई बात है क्या? तुम किसी बात को लेकर नाराज हो मुझसे? आकाश को उसका बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, अपनी बात कहकर दीक्षा तुरंत चली गई और पीछे छोड़ गई थी। आकाश के मन में ढेरों सवाल, उसे समझ नहीं आ रहा था दीक्षा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। दीक्षा ने कभी उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था, फिर अब क्यों वह ऐसे बिहेव कर रही थी। आकाश कुछ देर रुका और फिर अपने घर चला गया। दीक्षा के बर्ताव से उसका दिल बहुत आहत हुआ था, लेकिन इसका कारण समझ नहीं पा रहा था वो। दीक्षा अपने कमरे में आकर खुद को कोस रही थी। जिस तरह का बर्ताव उसने आकाश के साथ किया, इसका कितना बुरा लगा होगा उसे, यही सोच सोच कर वह खुद को कोस रही थी। आकाश उसके साथ वह सब न हुआ होता तो वह कभी आकाश के साथ ऐसा नहीं करती। आकाश से हर बात शेयर करने वाली दीक्षा आज उससे कई बातें छुपा रही थी। यह बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, अनजाने तौर पर ही सही, लेकिन उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, जिससे वह अपनी मुश्किलें और तकलीफ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। अगले दिन दीक्षा जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसने वहां पहुंचकर अपना इंटरव्यू दिया और फिर घर वापस आ गई। उसने सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था, जो उसके लिए बिल्कुल अलग थी। अगले दिन दीक्षा तैयार होकर अपना इंटरव्यू देने चली गई। उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ था और उसे जॉब मिल गई थी। वो दिल्ली की एक अच्छी खासी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसमें दीक्षा को एक सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट्स ज्वाइन कर लिया। उसने खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबो लिया था ताकि वह अपना अतीत भूल सके। वो अब आकाश से भी बहुत कटी कटी रहने लगी थी। वह उसे सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसने उसे दूर रहने का फैसला किया था। दूसरी तरफ आकाश भी अपनी जॉब की वजह से बिजी हो गया था, जिस कारण उसे दीक्षा से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी आकाश उससे मिलने के लिए कहता भी तो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। दीक्षा को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वह सब कुछ फुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने परिवार की ताकत बन सके। सब कुछ भूलना तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन दीक्षा को कहाँ पता था कि उसकी सारी कोशिशों पर पानी फिरने वाला है। उसकी जिंदगी के मुश्किलें अब खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों से दीक्षा रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाती थी, जिस वजह से उसे कई बार बिना नाश्ता करे ही ऑफिस जाना पड़ता था। आज फिर लेट उठने की वजह से वह ऑफिस के लिए लेट हो गई और उसे बिना नाश्ता करे ही ऑफिस जाना पड़ा। दीक्षा को हमेशा से ही सुबह जल्दी उठने की आदत रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे बहुत नींद आ रही थी और आजकल उसे थकान भी बहुत महसूस होने लगी थी। दीक्षा किसी तरह ऑफिस पहुंची और अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था, बहुत लेजीनेस फील हो रही थी। आखिर में लंच ब्रेक में वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ दीक्षा, तुम ठीक तो हो ना? उसके साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम टिया था, उसने जब दीक्षा को सर पकड़कर बैठे देखा तो उससे पूछ लिया, हम बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। दीक्षा की धीमी सी आवाज आई। उसका खूबसूरत सा चेहरा पूरी तरह मुछा गया था। तुमने लंच नहीं किया ना, इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। चलो हम कैंटीन में चलकर लंच करते हैं। तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने आज आलू के पराठे भेजे हैं। टिया मुस्कुराकर बोली। वो एक सिंपल सी खुश मिजा लड़की थी जो दीक्षा की उससे थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। नहीं, तुम चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। दीक्षा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। दीक्षा ने टिया को मना तो कर दिया था, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं मानी और दीक्षा को उठाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गई। टिया दीक्षा को जबरदस्ती कैंटीन में ले आई थी। उसने अपने साथ लाया हुआ टिफिन खोला तो उसमें से आते पराठ की खुशबू से दीक्षा का मन अजीब सा हो गया। उसे वह स्मेल बहुत नागवार गुजर रही थी। वह ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाई और खुद ही उठकर वॉशरूम में चली गई। उसे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। दक्षा, क्या हुआ? तुम अचानक कैसे? दीक्षा जैसे ही बाहर आई, टिया ने उससे पूछा। नहीं, कुछ नहीं, तुम अपना लंच करके आ जाना, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है।
दीक्षा अपनी बात कहकर तुरंत वहां से चली गई। शाम को दीक्षा घर आ गई लेकिन उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। वो कमरे में आकर सीधा बेड पर लेट गई और अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। दीक्षा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अंजना जी उसके पीछे ही कमरे में आ गई थी। बस बहुत थक गई हूँ, वो मुरझाई हुई सी आवाज में बोली। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आती हूँ। आपने क्या बनाया है? खाने में तुम्हारी पसंद की वेज बिरयानी बनाई है, अंजना जी ने कहा, जिसे सुनकर दीक्षा का मुंह बन गया। मैं नहीं खाऊंगी वो, आप मेरे लिए कुछ और बना दो। तुम भी ना दीक्षा, आजकल खाने में बहुत नखरे करने लगी हो है। हैरान से अपना सर झटक बाहर चली गई। दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पलों बाद उसे नींद आ गई। अंजना जी उसके लिए खाना लेकर आए तो उसे सोता देखकर उन्होंने अफसोस से अपना सर हिला दिया। उसे किसी तरह उठाकर थोड़ा सा खाना खिलाया और फिर उसे अच्छे से सुलाकर बाहर चली गई। अगले दिन दीक्षा हड़बड़ा कर उठी। वो आज फिर से लेट हो गई थी। जल्दी से बेड से उतर लेकिन उतनी ही जल्दी अपना सर पकड़कर फिर से बेड पर बैठ गई। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था। बाहर किचन से आती खाने की खुशबू से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह बाथरूम में चली गई। दीक्षा ने उल्टियां करके अपना चेहरा आईने में देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने अपना चेहरा पानी से धोया और अपना चेहरा पूछती बाहर आ गई। उसने एक मैसेज टया को कर दिया कि वो आज लेट आएगी और तैयार होकर घर से निकल गई। कुछ ही देर बाद वो एक क्लिनिक के सामने थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ था और उसने अब एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने का सोचा और डॉक्टर के पास आ गई। उसकी फैमिली पहले ही बहुत परेशान थी। अपनी तबीयत का बताकर वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। वह डॉक्टर के पास गई और उन्हें अपने कुछ दिनों से पल पल बदलती तबीयत के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने कुछ सोचकर उसका ब्लड सैंपल ले लिया। दीक्षा ने अपना ब्लड सैंपल दिया और ऑफिस आ गई। डॉक्टर ने उसे अगले दिन रिपोर्ट्स कलेक्ट करने को कहा था। दक्षा ऑफिस आ गई। ऑफिस आकर उसे पता चला कि आज उसके बॉस ऑफिस नहीं आएंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में उस पर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। पूरा दिन काम करके दीक्षा इतना ज्यादा थक गई थी कि उसमें अब घर जाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तो टिया ने अपनी स्कूटी से उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। दीक्षा घर आकर बेड पर लेट गई। उसे अपने शरीर में बहुत थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। दर्द से उसका पूरा शरीर जैसे अकसा गया था। दीक्षा को अब टेंशन सी होने लगी थी, यह सोचकर कि कहीं उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई। उसे अब सिर्फ अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार था। रात को उसने थोड़ा सा खाना खाया और एक पेन किलर लेकर लेट गई। उसे आकाश की याद आ रही थी। बचपन का साथ था उनका, ऐसे अचानक उससे दूरी बना लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे हर दिन अपना कोई ना कोई किस्सा सुनाने वाली दीक्षा ने उससे कई दिनों से ढंग से बात तक नहीं की थी। उसकी कमी उसे हर वक्त अखती थी लेकिन उसे यह करना था आकाश की के लिए। उसकी जिंदगी में वह रात कभी आई ही ना होती। काश वो उस रात किसी के इतना करीब गई न होती जिसके बदले में उसे अपने को दुख से खुद से दूर करना पड़ रहा था। उस रात के कड़वी यादों ने दीक्षा के जहन में एक बार फिर से कब्जा जमा लिया था। वो बस सोचते हुए ही अचानक उठकर बैठ गई। ओ गौर, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा यह? दीक्षा ने जल्दी से बेड से उठकर कैलेंडर देखा तो उसे एक धक्का सा लगा। अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझी दीक्षा ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दीक्षा ने खुद ही खुद की सोच को नाकार दिया लेकिन उसके दिल में अब डर बैठ गया था। उसके हाथ पांव फूलने लगे थे, चेहरे पर घबराहट तारी हो गई थी। वह कभी अपने माथे पर हाथ रखती तो कभी अपने चेहरे पर हाथ फेरती। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। वह बस मन ही मन खुद को दिलासा दे रही थी। दीक्षा की पूरी रात आंखों में गुजरी थी। वो एक पल को भी सो नहीं पाई। एक अनजाने डर ने उसके दिल में जगह बना ली थी। सुबह होते ही वह नहाकर डॉक्टर से मिलने घर से निकल गई। उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। नर्स ने उसे रिपोर्ट दी तो उसने अपने कांपते हाथों से उसे ले लिया और डॉक्टर के कैबिफाई तरह कांप रहे थे। डर के मारे वह बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि जो वह सोच रही है वैसा कुछ ना हो। डर से उसका ऐसा हाल था कि उसमें अपने हाथ में पकड़े रिपोर्ट को देखने की भी हिम्मत नहीं थी। सिर्फ डॉक्टर ने कहा तो वो खुद को संभालती। डॉक्टर के
सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो लगातार अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी जो उसकी घबराहट को साफ जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर का पूरा ध्यान रिपोर्ट पर था जबकि दीक्षा के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। कल जब आपने अपनी कंडीशन बताई थी तब सिर्फ एक डाउट था, लेकिन अब रिपोर्ट्स आने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। मतलब दीक्षा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मतलब यह कि आप मां बनने वाली है। कांग्रेचुलेशन, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि डॉक्टर के ये चंद लफ्ज सुनकर दीक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका डर यकीन में बदल चुका था। उसके हाथों पैरों में जैसे जान ही ना बची हो। आंखों में नमी आ गई। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान ले रही थी उसके। वह मां बनने वाली है, और वह भी किसके बच्चे की यह तक नहीं पता है उसे और उसका परिवार। उनको जब यह पता चलेगा तब क्या होगा। आर यू ओके? डॉक्टर ने उसके सफ़ेद पड़े चेहरे को देखकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ। वेल, आप ठीक तो नहीं लग रही। आपको ऐसी हालत में अपने हस्बैंड को साथ लाना चाहिए था। डॉक्टर की बात सुनकर दीक्षा की आंखों में ठहरी नमी बाहर छलक आई। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? आप रो क्यों रही है? यह सब कैसे? आई दीक्षा से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रही है। यह वक्त एक लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है जहां उसे समझ ही नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करें। बट यू डोंट वरी, आप धीरे धीरे सब समझ जाए। एंड बिलीव मी, यह वक्त आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होगा। आपकी जिंदगी के साथ एक नई जिंदगी जुड़ चुकी है। इससे प्यारा एहसास और क्या हो सकता है? डॉक्टर उसे प्यार से समझा रही थी, लेकिन दीक्षा इस वक्त कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर की ढेरों हिदायतों के बाद वह घर वापस आ गई। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह बेड पर आकर बैठ गई। ऊपर से बिल्कुल शांत सी थी वो, लेकिन अंदर उतनी ही हलचल थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सब क्या और क्यों हो रहा है उसके साथ। चारों के किए की सजा वह इस तरह भोगेगी, यह तो उसने सोचा तक नहीं था। अचानक उसे वोमिटिंग जैसा फील हुआ तो वह जल्दी से वॉशरूम में चली गई। डॉक्टर ने उसे बताया था कि ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं और प्रेगनेंसी में उल्टी होना नॉर्मल है। वह चेहरा तौलिए से पोंछी बाहर आई तो सामने दीवार पर लगे शीशे में खुद के अक्स को देखकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। होते हुए उसकी नज़र अपने पेट पर आ रुकी थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ अपने पेट पर रखा तो आंसू की एक बूंद गालों पर लड़क आई। वह अपने परिवार को इस बारे में कैसे बताएगी? दीक्षा, क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है तुमने? अंजना जी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो दीक्षा ने जल्दी से अपने आंसू पूंछकर गेट खोल दिया। मम्मी कहते हुए दीक्षा अपनी मम्मी से लिपटकर रो पड़ी। उसे इस वक्त किसी अपने की बहुत जरूरत थी। दीक्षा को ऐसे रोता देख अंजना जी तो जैसे सकते में ही आ गई। दीक्षा, क्या हुआ बेटा, कुछ बताओ तो। अंजना जी ने घबराकर पूछा। क्या हुआ अंजना जी? दीक्षा क्यों रो रही है? श्रीकांत जी भी कमरे से बाहर आ गए थे। पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही है। अंजना जी को टेंशन होने लगी थी। दीक्षा, क्यों रो रही हो बेटा? इस बार श्रीकांत जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सवाल किया। पापा, वो मैं आगे। दीक्षा कुछ बोल ही नहीं पाई। वो भावनाओं में बहकर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती थी। उसके पापा तो अभी ढंग से ठीक भी नहीं हुए थे। बोलो बेटा। उसे चुप देखकर उन्होंने फिर पूछा। मैंने एक बुरा सपना देखा था जिससे बहुत डर गई थी। दक्षा अपने आंसू साफ करती बस इतना ही बोली। मेरी बहादुर बेटी इतनी कमजोर कब से हो गई जो सिर्फ एक सपने की वजह से इतना रो रही है? श्रीकांत जी ने उसे अपनी तरफ करके कहा। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ पापा, बहुत कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कहते दीक्षा, अगर कोई बात है तो तुम हमसे शेयर कर सकती हो। अंजना जी को उसका बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। ठीक हूँ मम्मी, वह बस एक अजीब सा सपना देखा ना तो उसकी वजह से इमोशनल हो गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ। आप जल्दी से खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पापा की दवा का भी टाइम हो गया है। दीक्षा ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था। तू भी कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।